कौन सा है आयनिक, तीसरा है धात्विक, चौथा है सहसंयोजक। चौथा कौन सा है? सहसंयोजक ठोस। इसको नेटवर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि है ना, ये सहसंयोजक ठोस जो है इसकी संरचना एक से जुड़कर बड़ी संरचना बना लेती है। ये तो लंबी संरचना युक्त एक बड़ा जाल बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेटवर्क या जालनुमा संरचना या नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चार प्रकार के ठोस हो गए। इसको सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं, नेटवर्क ठोस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो आणविक ठोस है, अब मैं सब बातें इसमें जनरल बात देता हूं मैं। अवयवी कण जो होगा वो क्या होगा? तो अवयवी कण जो होगा इसमें होगा अणु। क्या होगा? अणु होगा। अवयवी कण इसमें अणु है, अवयवी कण जो है इसमें अणु है। ठीक है, अणु है और इसमें अवयवी कण क्या है? आयन है। क्या है? आयन है। इसमें अवयवी कण क्या है? धातु परमाणु। क्या है? धातु परमाणु है। और इसमें क्या है? अधातु परमाणु। क्या है? अधातु परमाणु है। इसमें जो आपका सहसंयोजक ठोस है वो आपका अधातु परमाणु है, या आपको ध्यान रखना है अधातु परमाणु है। ठीक है, अगली बात करते हैं, अवयवी कण हो गया, अणु, आयन, धातु परमाणु और अधातु परमाणु हो गया। अब बात करते हैं तो अपन ये जान लेते हैं कि इसमें जो आपका आकर्षण है वो कौन सा है? तो अध्रुवीय आणविक ठोस जितने भी हैं उसमें कैसे होते हैं? दुर्बल बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल आकर्षण होता है। कैसा होता है? दुर्बल आकर्षण होता है। ठीक है, आयनिक वाले में बात करें तो आयनिक वाले की बात करें तो आयनिक वाले में होता है आयनिक बंध या कूलाम्ब बल। आप कूलाम्ब बल कह सकते हो या आपके स्थिर विद्युत आकर्षण बल कह सकते हो। तो ये मैं लिख दिया आयनिक बंध लिख देता हूं। ठीक है, अब धात्विक ठोस जो है उसमें जो बंध होता है वो होता है धात्विक बंध। कौन सा बंध होता है? धात्विक बंध होता है। और एक धातु परमाणु जो है उसमें आपके वैसे अपन कह सकते हैं कि इसमें बॉन्ड होता है वो सहसंयोजक। कौन सा होता है? सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें आकर्षण, पहले वाली बात हो गई, आकर्षण वाली बात हो गई। ठीक है, अब आकर्षण दुर्बल है तो ये कैसे होंगे? इनकी प्रकृति कैसे होगी? मुलायम होगा या कठोर होगा? तो ये होते हैं मुलायम। कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। आकर्षण जिसमें दुर्बल, मतलब कणों के बीच में आकर्षण दुर्बल हुआ, कणों बीच में आकर्षण दुर्बल हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा? आकर्षण दुर्बल होगा तो प्रकृति कैसी होगी? मुलायम। कैसे होगी? मुलायम प्रकृति का होगा। और यदि मैं कहूं कि मुलायम प्रकृति का होगा, यदि मैं कहूं कि इसमें यदि आपका आयनिक बंध जो कि परबल बंध होता है, बंध परबल है तो प्रकृति कैसी होगी? कठोर। कैसा होगा? कठोर होगा। परंतु ये भंगुर प्रकृति, कौन सी प्रकृति का होगा? भंगुर प्रकृति का होगा। अर्थात बताया था मैंने आपको ये। ठीक है, भंगुर प्रकृति क्या होती है? ठीक है, अब अगर धात्विक जो ठोस होता है उसमें धातु परमाणु है, धात्विक बंध है इसमें। ठीक है, ऐसे इनमें बॉन्ड धातु बंध कैसा होता है? आपका परबल बंध है। और बंध परबल है तो ऐसे केस में कैसे होंगे? कठोर होंगे। कैसे होंगे? कठोर होंगे। ठीक है, और यहां पर भी ये आपका शेष बॉन्ड, ये परबल बॉन्ड है, ये आपकी इस वजह से ये भी कैसा होगा? कठोर होगा। कैसा होगा? कठोर होगा। ठीक है, अब चौथे बात करते हैं आपके विद्युतीय गुण। कौन सा गुण बात करते हैं? विद्युतीय गुण के बारे में बात करें। विद्युतीय गुण के बारे में बात करें तो आप विद्युतीय गुण के बारे में बात करें तो देखो ये विद्युतीय गुण क्या होगा? इसमें मैंने कहा विद्युतीय गुण के लिए क्या बताया मैंने? एक तो बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा या मुक्त आयन होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन में से कोई भी एक भी होगा, एक ही स्थिति होगी, तब भी वो पदार्थ है या वो ठोस है वो विद्युत का कैसा होगा? सुचालक होगा। अदरवाइज वो कैसा होगा? विद्युत का कुचालक होगा। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं कि जो आपका आणविक ठोस है, जो अणु है, उनमें न तो मुक्त आयन होता है और न मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों स्थिति नहीं होती, इसलिए विद्युत के कुचालक या विद्युत रोधी होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत रोधी गुण रखते हैं। ठीक है, आयनिक जो ठोस होते हैं वो एक बात, विशेष बात है, ध्यान रखना इसका, ये अपनी ठोस अवस्था में, कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में क्या होंगे?
ठोस अवस्था में ये जो होते हैं वो होते हैं आपके कुचालक। कैसे होते हैं? कुचालक होते हैं। कारण क्या है इसका? कारण यही है इसमें मुक्त आयन होते नहीं है। ठीक है, मुक्त आयन नहीं होते हैं तो ऐसे केस में बोल देंगे अपन मुक्त आयन नहीं होते हैं तो ऐसे केस में ये कुचालक होते हैं। ठीक है, परंतु गलित अवस्था में या विलयन प्रावस्था में, कौन सी प्रावस्था में? विलयन प्रावस्था में जो होते हैं ये अपने मुक्त आयनों में टूट जाते हैं। मुक्त आयनों में टूट जाएंगे तो ऐसे केस में कैसे होंगे? ये सुचालक होंगे। कैसे होंगे? सुचालक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं धात्विक जो ठोस होते हैं उनके विद्युत गुण में बात करते हैं। तो धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागनी होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, गला दोगे तो मुक्त आयन हो जाएंगे। तो दोनों ही प्रावस्थाओं में, ठोस और गलित, ठोस व गलित दोनों ही प्रावस्थाओं में, गलित दोनों ही प्रावस्थाओं में, दोनों ही प्रावस्थाओं में विद्युत के सुचालक, प्रावस्था में विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक। विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जो नेटवर्क ठोस है वो आपके कैसे होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी होते हैं। विद्युत रोधी अर्थात इसमें धारा प्रवाह होता नहीं है। धारा प्रवाह नहीं होगा इसका मतलब क्या है? कारण क्या है? क्योंकि इसमें परबल शेष बॉन्ड पाए जाते हैं। परबल शेष बॉन्ड पाए जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? परबल शेष बॉन्ड की उपस्थिति होने की वजह से इसमें पहले बात तो आपके वो आयन टूटेगा नहीं, और आयन नहीं टूटेगा तो उसमें धारा प्रवाह होगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये कैसे होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं, चाहे ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, आसानी से पिघलते भी नहीं है। इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, हीरा का गलनांक तो बहुत उच्च होता है। ठीक है, अब बताओ तो इसमें अपवाद स्वरूप क्या है? तो कहेंगे ग्रेफाइट अपवाद के रूप में है तब वो मुलायम है। ग्रेफ जब वैसे होते कठोर है, ग्रेफाइट अपवाद रूप में मुलायम है और ग्रेफाइट अपवाद रूप में विद्युत का सुचालक है। अदरवाइज सब कैसे होंगे? कुचालक होंगे। तो यहाँ पर अपन जो देख रहे हैं उसमें एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसमें आपको ये बता दिया मैंने। एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये मुलायम सब के सब मुलायम होते नहीं है, सब के सब मुलायम नहीं होंगे। इसमें देखो इसकी प्रकृति आपने देखी तो मैंने बताया था आपको। एग्जाम्पल के लिए इस पर कर देता हूं मैं। ठीक है, इसके मुलायम हैं तो ये कौन कौन से हैं? इसकी प्रकृति बताओ तो आयनोसीय प्रकार के हैं। एक है अध्रुवीय, एक है ध्रुवीय और एक है हाइड्रोजन बंधित। कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्डेड। बॉन्डेड इसका मतलब क्या हुआ? एक ध्रुवीय है, एक अध्रुवीय, एक बॉन्डेड है। जो अध्रुवीय है वो आपके वो हैं, वो आपके कैसे हैं? उनमें दुर्बल परिक्षेपण बल है, वाटर वाल बंद VWF, या मैं कहूं लंदन बल है इसमें। ठीक है, और दूसरी बात करें ध्रुवीय जो ठोस है उनमें जो आकर्षण है, ध्रुवीय ठोस में जो आकर्षण है वो वास्तव में है जो वो आपका है द्विध्रुव आकर्षण बल है। ठीक है, आकर्षण बल है। ठीक है, और इसमें कौन सा है? H बॉन्ड है। कौन सा है? H बॉन्ड है। जब H बॉन्ड थोड़ा प्रबल होता है इसलिए कठोर होंगे, और ये मुलायम, दोनों कैसे होते हैं? मुलायम। कैसे होते हैं? मुलायम प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब समझिए एग्जांपल समझते हैं, इनके अलग एग्जांपल देख लेते हैं। तो बोल देता हूं मैं H2 लिख दिया मैंने, I2 लिख दिया, CO2, CCl4। आपको बताया था CCO2, ये CO2 और CCl4 दोनों कैसे? CCl4 दोनों अपने द्विध्रुव गुण 0 है, इसकी वजह से कैसे है? ये आपके अध्रुवीय प्रकृति के हैं। ये I2 भी कैसा है? अध्रुवीय है। H2 भी कैसा है? अध्रुवीय प्रकृति का है। और जितनी भी वर्ग 18 के तत्व जो आ रहे हैं जिसमें आपके निष्क्रिय कैसे हैं, जैसे आपके हीलियम है, नियोन है, नियोन है, ऑर्गन है, ये जितने भी ठोस जो हो रहे हैं ये सब के सब कैसे आपके अध्रुवीय है। ध्रुवीय में बात करेंगे तो HCl है, HBr है, SO2 है, क्लोरोफॉर्म है, ये जितने हैं ये पूरे कैसे हैं? ध्रुवीय है। H बॉन्ड वाले कौन कौन से हैं? तो मैंने बताया था आपको H बॉन्ड वाले कौन कौन से हैं। तो H बॉन्ड में आपका आ जाएगा, एक तो आपका अमोनिया कह दीजिए, अमोनिया, H2O, CO2 के 2, यूरिया के 2। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब में क्या है? H बॉन्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं आयनिक ठोस वाले बात करें तो इसमें NaCl आ जाएगा, KCl आ जाएगा, CF2 के 2,
MgO के 2, ZnS के 2 और आपके KNO3 के 2। KNO3 का नाम है इंडियन साल्टपीटर, याद रखना इंडियन साल्टपीटर, और एक NaNO3 है जिसका नाम है चिली साल्टपीटर, ठीक है, ध्यान रखना। ये जितने भी है इन सब में धातु परमाणु आ रखा है, ठीक है आना, ये CuSO4 है, ये सब के सब आ रहे हैं, ये सब के सब कैसे हैं आपके आयनिक है, कैसे हैं आयनिक है, ठीक है। अब बात करते हैं धातु वाले में। जो धातु है जैसे आपके चांदी है, आपके एल्यूमिनियम है, तांबा है और आपके जिंक है, कॉपर हो गया, ठीक है कॉपर हो गया, जितने भी आपके धातुएं हैं, जो भी धातुएं आपको आती है सब आपके सब क्या है आपके धातु ठोस है। सहसंयोजक वाले में जो एग्जांपल देख लेते हैं तो क्या होगा, एक होगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो जाएगा, एक होगा सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, एक सिलिका हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ये जितने ही हैं सब के सब आपके कैसे हैं सहसंयोजक यानी ठोस है। ये सभी एग्जांपल हो गए आपके, सब एग्जांपल हो गए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया जिसका नाम है कि आपके ठोसों में उनके कण हैं। ठोस बनेगा किससे, कण से बनेगा। अब कण कैसे होंगे, कण आपका धातु परमाणु है, कण आपका धातु परमाणु है या आयन है, अधातु परमाणु है या अणु है, क्या है उसके आधार पर ठोसों को बांट दिया। अब बांट तो दिया, अब उसमें आकर्षण का आधार पर उसकी प्रकृति कैसी होगी उसके आधार पर देखें तो ठोसों को अपन ने मुख्यतः अपन ने 4 भागों में क्लासिफाई किया था। ये 4 भाग कौन कौन से हैं वापस बता रहा हूं मैं। ये आपके आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के 2। ये सब के बता दिए मैंने आपको, प्रकार बता दिए, प्रकृति बता दी, बॉन्ड बता दिया, एग्जाम बता दिए। इनमें से 1 नंबर का सवाल 100% आएगा। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं, आप सवाल बताइए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ एक ऐसा ठोस सवाल आया, कोई एक ऐसा ठोस जो कि आपका परबल सहसंयोजक बॉन्ड से बंधित है, परबल सहसंयोजक बंध से बंधित है या परबल बंध से बंधित है, परंतु ठोस और गलित दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक है। कैसा है, कुचालक है। तो कुचालक वाला कौन सा है, परबल भी है, कुचालक है। परबल तो ये धातु वाला भी है, आने वाला परबल है, तीनों परबल है, तीनों ही कठोर है। परंतु मैंने कहा कि वो अपना ठोस अवस्था में और आपके ठोस अवस्था में कैसा है, और गलित अवस्था में दोनों सब कुचालक है। ये ठोस अवस्था में कुचालक, परंतु गलित में सुचालक। दोनों अवस्था में ये धातु वाला सुचालक, ये दोनों में कुचालक, दोनों में कुचालक वाला एग्जांपल। तो आंसर क्या हुआ आपका, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में बनते हैं और आपको इनके जवाब देने होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, ये ऐसा पूछ ले एक प्रकार का ठोस बताइए जो आपका कठोर प्रकृति का है तथा जो अपने ठोस अवस्था में कुचालक होता है परंतु गलित या विलीन प्रावस्था में विद्युत का सुचालक होता है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी। तो आपका आंसर होगा इसमें आयनिक ठोस। क्या होगा, आयनिक ठोस होगा। तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। एक ऐसा ठोस जो अपने ठोस अवस्था में कुचालक होता है परंतु ठोस अवस्था में कुचालक होता है तथा इनके मध्य पाए जाने वाला आकर्षण बल दुर्बल है और ये मुलायम प्रकृति का है, ठीक है। तो ठोस कौन सा होगा, मुलायम में तो ये तीनों में से कोई नहीं, मुलायम तो एक ही है, ठीक है। वो तो ग्रेफाइट स्वरूप मुलायम था, वो अपवाद रूप में था, ये मुलायम है। और मुलायम है तो ऐसे केस में अपन कह देंगे जो आणविक ठोस है वो ठोस है। प्रकार तब तक नहीं कहना जब तक कि ये चीज आपको नहीं कह देवे, ऐसे कह देवे कि जिनमें H बॉन्ड पाया जाता है तो H बॉन्ड वाला हो गया। जो अध्रुवीय प्रकृति के, अध्रुवीय ठोस हो गया, ध्रुवीय वाला हो गया, ये हो गया। एग्जांपल देके पूछ ले, सब छटनी कीजिए, निम्न को अलग अलग वर्गीकृत कीजिए, निम्न को धात्विक सहसंयोजक आणविक आयनिक ठोस में बांटिए तो आपको आना चाहिए। मैं एग्जांपल से वापस से पूरे रखता हूं, साथ मिक्स करके रखता हूं ताकि आप एग्जांपल से बता पाए कि इसमें किसमें क्या आएगा, ठीक है। देखते देखिएगा इसमें जैसे मैंने ले लिया H2, NaCl, ऑर्गन,
आपके ले लिया Pt और जल, यूरिया, HCl, CaF2, ZnS, Cu, I2 और NH3 और देख लेते हैं तो HF ले लीजिए, CuSO4 ले लीजिए और इसके अलावा कॉपर हो गया, ठीक है, Fe कह दीजिए, क्रिप्टॉन कह दीजिए, क्रिप्टॉन, सिलिकॉन कार्बाइड और SO2 कह दीजिए और एल्यूमिनियम नाइट्राइड कह दीजिए, ठीक है, और कहें तो हीरा कह लीजिए, ठीक है, और इसके अलावा CO2 कह लीजिए, CO2। इन सब के बारे में कहते हुए कि अपने को वर्गीकृत करना है कि वो जो दिया हुआ ठोस है उसमें आणविक कौन सा है और धात्विक आयनिक कौन सा है और धात्विक कौन सा है और सहसंयोजक कौन सा है। ये चार में से कौन कौन से हैं, या ये सवाल कहते हुए इनमें से उन को छाटिए जो ठोस और गलित दोनों अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं तो और कठोर प्रकृति के होते हैं। या ये पूछ लेवे, मतलब वो पूछ रहे सहसंयोजक के बारे में। अब ये पूछ लेवे इनमें से उन ठोसों को या उन ठोसों को अलग कीजिए जो ठोस अवस्था में कुचालक हो परंतु गलित अवस्था में सुचालक हो, तो आयनिक ठोस पूछ रहा है। यदि वो ये कहते हुए कि ठोस अवस्था में और गलित अवस्था दोनों अवस्था में सुचालक हो और कठोर होते हैं तो आपको बोलना है धातु ठोस के बारे में बात कर रहा है। तो ये बातें पता होनी चाहिए। अपन आप देख लीजिए, आपके पास में आपको समय है थोड़ा, इसमें आप सोच लीजिए किसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फिर अपन इसको डिफाइन करते हैं किसमें क्या आएगा क्या ना चाहिए, ठीक है। आप इनको एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। जब वापस प्रैक्टिस करनी होगी स्क्रीनशॉट लेकर वापस रख में प्रैक्टिस करेंगे किसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। फिर कोई डाउट हो तो वापस वीडियो देखकर भी उसको वापस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए देखिए ना, अब बात करते हैं, अच्छा पहले बात करते हैं H2 वाला। सब ठोस है, H2 कौन सा किस प्रकार ठोस है, अध्रुवीय वाला। तो अध्रुवीय किस में आता है तो आणविक ठोस है ना, तो अपने अलग अलग बांटा नहीं है इसको, आणविक में अध्रुवीय में ध्रुवीय में H में नहीं बांटा है, अपने सिंपली एक ही बना दिया है। इसने जब तक वर्गीकृत को स्पष्ट नहीं करे तब तक आपको वर्गीकृत नहीं करना है, और करते हैं तो गलत नहीं होगा। जैसे पूछा उसने आणविक है, क्या पूछा है, आणविक ठोस के बारे में पूछा है, इनके बारे में पूछा है, तो H2 किस प्रकार ठोस है, आणविक है, बिल्कुल सही है, H2 बिल्कुल सही है। और अब बात करते हैं NaCl। NaCl में NaCl किस प्रकार का है, NaCl है आपका आयनिक है, कैसा है, आयनिक है, बता दो हमारे को। NaCl धातु परमाणु आ गया, NaCl आयनिक ठोस हो गया, ठीक है। ऑर्गन है, मैंने बताया था निष्क्रिय गैसें हैं आपके, जो आपके अक्रिय गैसें हैं, वर्ग 18 के तत्व जो है वो सब गैसें हैं आपके किस में आता है, वो आपके आता है निष्क्रिय गैसों में, अक्रिय गैसों में शामिल होता है, ठीक है। तो ऐसे गैस में आपका ऑर्गन इसमें आ जाएगा, आणविक में आ जाएगा, ठीक है। Pt धातु है, धातु किस में आ जाएगा, धातु ठोस में आ जाएगा Pt। H2O जल, जल में H बॉन्ड होता है, H बॉन्ड वाला कौन सा है तो आणविक ठोस में ही है, तो जल भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये H2 हो गया। अब बात करते हैं H2 हो गया, Pt हो गया। अब यूरिया, यूरिया भी H बॉन्ड में आता है, स्पष्ट किया था लेक्चर में, देखना वीडियो में देखना, याद आ रहा होगा आपको। यूरिया NH2CONH2 उर्वरक है, एमिनो मेथेनामाइड, ठीक है। तो यूरिया भी कौन सा H बॉन्ड वाला, ये यूरिया भी है आपका आणविक में आ गया, ठीक है। HCl में अब H+Cl- इसको आयनिक मत कह देना क्योंकि ये अधातु परमाणु है, मैंने अंदर बताया था इसमें धातु होगा और उसमें अधातु वाला आएगा, ठीक है। तो अधातु परमाणु जो होगा उसके लिए अपन क्या बोलेंगे इसको, ये आपका कौन सा आएगा, ये ध्रुवीय आणविक ठोस है, तो आणविक ठोस है तो HCl बीच में आ जाएगा, HCl आ गया, ठीक है। फिर CF2,
ये आपका हो जाएगा आयनिक, कैसा हो जाएगा आयनिक हो जाएगा आयन Ca2+ और F2 2F- CF2 ZnS, ये भी आपका आयनिक है ZnS जिंक आयन और आपके सल्फाइड आयन ZnS। तांबा, तांबा जो तांबा अकेले ही है मतलब तत्व है, ठीक है, और ठोस है, क्या है ठोस है, धातु है ना, धातु 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 किस में आएगा धातु वाला में जाएगा तो Cu धातु हो गया। आयोडीन किस प्रकार का ठोस है तो आयोडीन आपका अध्रुवीय, कैसा है आपका अध्रुवीय आयोडीन ठोस है, तो ये आपका आ गया आयोडीन अध्रुवीय है, तो I2 ये यहाँ पर आ गया I2 आ गया, ठीक है अध्रुवीय। NH3 कौन सा है H बॉन्ड वाला, कौन सा वाला है H बॉन्ड वाला है, तो ऐसे गैस अपन कह सकते हैं अमोनिया H बॉन्ड वाला, तो अमोनिया यहाँ पे आ गया। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में बात करें तो ये HF H+F- ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फॉन H बॉन्ड वाला H भी है, H बॉन्ड बनेगा है कौन सा आणविक वाला, तो HF भी आ जाएगा, ठीक है। अब CuSO4 कॉपर आयन और सल्फेट आयन, तो कॉपर आयन हो गया तो Cu2+ और SO4 कॉपर सल्फेट आयन हो गया, कॉपर सल्फेट कौन सा हो गया आपका आयनिक, कौन सा हो गया आयनिक हो गया। अब बात करते हैं Fe के बारे में। Fe क्या है लोहा, लोहा Fe धातु, धातु वाला तो Fe धातु आ जाएगा, ठीक है। क्रिप्टोन धातु नहीं है, क्रिप्टोन जिनोन रेडोन वर्ग 18 वाले, तो यहाँ Fe तक हो गया, ठीक है। अब Fe के बाद में अपन बात करते हैं क्रिप्टोन। क्रिप्टोन क्या है, क्रिप्टोन आपका है एक्रिस्टल ठोस, ठीक है। क्रिप्टोन आपका क्रिप्टोन आपका है अध्रुवीय आणविक ठोस है, ठीक है अध्रुवीय आणविक ठोस है, तो किस में आ जाएगा इसमें आ गया। सिलिकॉन कार्बाइड है कौन सा सहसंयोजक ठोस है, तो कहां पर आएगा यहाँ पर आएगा, सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पर आएगा, ठीक है। SO2 मैंने बताया था CO2 SO2 याद आना चाहिए, CO2 SO2 कहते हैं। CO2 कैसा होगा आपका अध्रुवीय आणविक ठोस होगा और SO2 कैसा होगा ध्रुवीय आणविक ठोस होगा। क्यों, क्योंकि हमने पता लगाया था किससे अपनी द्विध्रुव आवर्तन से पता लगाया था। CO2 आकृति थी अपने रेखीय, कैसी थी रेखीय थी, और SO2 आकृति थी कोणीय, कैसी थी कोणीय थी, ठीक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं हुआ था, 0 नहीं हुआ था, इसका मतलब ये कैसा है आपका ध्रुवीय प्रकृति का है, और इसका म्यू आपका 0 हो गया, इसका मतलब ये प्रकृति कैसी है अध्रुवीय है, कैसी है अध्रुवीय है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये भी कौन सा सहसंयोजी है, कौन सा है सहसंयोजी ठोस है, आपको मैंने वीडियो बता दिया पहले। ये आपके सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, सहसंयोजी ठोस है। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में सहसंयोजक बंध होता है, कौन सा बंध होता है सहसंयोजक बंध होता है। ये ठोस होते हैं, ये आपके ठोस होते हैं, प्रबल सहसंयोजक बंध होने की वजह से ये कठोर होते हैं, कैसे होते हैं कठोर होते हैं, ठीक है। ये ठोस अवस्था में गलित अवस्था में दोनों अवस्था में कैसे होते हैं सुचालक कुचालक, कैसे होते हैं कुचालक होते हैं। इसमें अपवाद है ग्रेफाइट, अपवाद है ग्रेफाइट क्या है सुचालक होता है, उसकी संरचना होती है षटकोणीय, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण वो कैसा होता है सुचालक होता है, ठीक है, और मुलायम भी होता है, कैसा होता है मुलायम भी होता है, ठीक है। हीरा, हीरा भी कैसा सहसंयोजी, हीरा भी कैसा है सहसंयोजी ठोस है। फिर CO2 जो है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस है, तो ये CO2 यहाँ पर आ गया। तो आप देखेंगे इस तरह का सवाल भी आपको पूछते हैं कि इनमें से जो निम्नलिखित ठोसों को उनके आणविक धात्विक और सहसंयोजी ठोसों में वर्गीकृत कीजिए, तो यहाँ भी ऐसे सवाल बनते हैं। तो आप ऐसे सवालों को समझ गए होंगे और ऐसे सवाल जब आए तो आप कर लोगे आसानी से, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। और दूसरी बात है जैसे मान लो मैं कहूँ कि पूछ लिया CuSO4 किस प्रकार का ठोस है, तो आपने बोल दिया आयनिक ठोस है। आपने ये बोल दिया बताओ एक ठोस है जो ठोस अवस्था में तो कुचालक है, गलित अवस्था में सुचालक है, नाम बताओ, तो नाम क्या बताओगे आयनिक ठोस, क्या बताओगे आयनिक ठोस। सवाल ऐसे बोल दिया कॉपर सल्फेट एक आपका ठोस अवस्था में कुचालक जबकि गलित अवस्था में सुचालक होता है, क्यों, तो बोलना पड़ेगा कॉपर सल्फेट क्या एक आयनिक ठोस है, कौन सा ठोस है आयनिक ठोस है। और आयनिक ठोस जो होते हैं वो अपने ठोस अवस्था में कैसे होते हैं कुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें मुक्त आयन होते नहीं है। परंतु गलित अवस्था में या मैं कहूं कि विलीन प्रावस्था में करोगे तो कॉपर सल्फेट टूट जाएगा कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में, तो मुक्त आयन होगी, और मुक्त आयन की वजह से इसमें धारा का समूह हो पाता है, और धारा का समूह हो पाने के कारण ये जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं गलित अवस्था में सुचालक होते हैं या विलीन प्रावस्था में सुचालक रूप में व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक पूरा हो गया आपके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। देखिएगा
एक नंबर का सवाल यहाँ से कवर होगा आपका, इस टॉपिक को जो मैंने बताया उसको वहां से कवर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। देखो सुनो, मैंने कहा कि ठोस है, क्या ठोस है, तो ठोस मिलकर बना हुआ है, किससे बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। और कण है, तो कण क्या है, कण आपके परमाणु हैं या अणु हैं या आयन हैं, परमाणु हैं या अणु हैं या आयन हैं। कौन जो ठोस है, ठीक है, वो कण क्या है, परमाणु आयन कुछ बोल सकते हैं। अब उन कणों की व्यवस्था है, एक अरेंजमेंट है, जैसे एक व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए कि कणों की व्यवस्था किस प्रकार की है। इसमें जो कणों की व्यवस्था है, एक बार जो ऑपरेटर है ध्यान दे, थोड़ा ये बिल्कुल धुंधलापन हो रहा है, फिर क्लियर हो रहा है, एक बार ध्यान दें। हाँ ठीक है, अब ठीक है, वापस धुंधलापन हो रहा है ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो आपके ये जो कण है, ठोसों में जो कण होते हैं, वो कण आपके परमाणु हो सकता है या अणु हो सकता है या आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनमें, परमाणु अणु आयन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनके ये कण है। अब इन कणों की व्यवस्था है, व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था होने से उनमें किस प्रकार की एक आकार ज्यामिति किस प्रकार कैसा बना, उसके आधार पर ठोसों को बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इनमें कणों की व्यवस्था अरेंजमेंट के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है क्रिस्टलीय सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड के दो, ठोस के दो, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और दूसरे होते हैं अमोर्फस सॉलिड, जिसे बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, इसे बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, amorphous solid, इसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हो, सॉलिड होते हैं। ये होते क्या, समझिए मेरी बात को, समझें। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो उनमें कणों की व्यवस्था होती है, वो एक निश्चित क्रम को फॉलो करती है। मतलब क्या, मतलब इसको देखिए, मान लो एक कण ये ए आ गया, फिर बी आ गया। कण मतलब जैसे कोई मान लो ठोस है और दो प्रकार के कणों से बना हुआ है, ए और बी, तो ए कण ये आ गया, फिर बी आ गया, फिर वापस ए आ गया, फिर बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। तो एक निश्चित पैटर्न बना नहीं हो रहा है। जैसे पहले बोल दिया कि क्लास में एग्जाम हो रहा है, तो उसमें बच्चे बैठेंगे, एक 11th के 12th के, 11th और 12th के बीच जो 11th के और 12th के बच्चे बैठेंगे वो अल्टरनेट रूप में बैठेंगे। मतलब क्या हुआ, एक 11th का एक 12th का, 11th 12th निश्चित क्रम हो गया ना, तो उस क्रम को फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है, तो निश्चित क्रम में व्यवस्था होती है। उस प्रकार ऐसी व्यवस्था जिसमें होती है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और जिनमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है, या मैं कहूंगी जैसे मान लो आ गया ए बी आ गया, फिर ए बी ए ऐसा आ गया, तो इस प्रकार का निश्चित क्रम नहीं आ रहा। इस प्रकार के जो आपके सॉलिड बनेंगे उन्हें बोलेंगे अपन अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, इस प्रकार के ठोस है उनमें जो कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात जो कण होते हैं वो निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं। सही बात है, निश्चित पैटर्न मतलब जैसे व्यवस्था निश्चित है ना, एक निश्चित अंतराल के बाद में कणों की व्यवस्था वापस उसी रूप में पुनरावृत्ति होती है। सही बात है, जैसे ए बी निश्चित हो गया। ठीक है, दूसरी बात, इनमें कणों की व्यवस्था निश्चित है, निश्चित होने से इनकी ज्यामिति कैसा होता है, ज्यामिति व आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अगली बात करें तो इनमें जो कणों की व्यवस्था है निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है तो ज्यामिति भी निश्चित नहीं होगी। ठीक है, अगली बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको चाकू जैसे तेज औजार से काटेंगे ना, तो काटते हैं तो वो आपके सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं होते हैं, तो आपके अक्रिस्टलीय सिमेट्रिकली डिवाइड होते हैं तो क्रिस्टलीय है। कैसे, जैसे मान लो मैं कहूँ, आप जैसे मान लीजिए पनीर को काट रहे हो, अलग होने वाली सतह बिल्कुल सीधी कटती नहीं कटती, सीधी कटती है।
और वही कांच के टुकड़े काटने अपन करें तो उसकी जो अलग बन सकता है खुरदरी होती है। क्या होती है? खुरदरी रबर है, मोम है, प्लास्टिक है, उनको तोड़ते हैं तो ऐसे कटता ना, ऐसे बिल्कुल आपके बिल्कुल सीधा नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्रिस्टली होते हैं। तो मैं कह देता हूं कि इस गुण को बोलते हैं विदलन का गुण। विदलन होता है टूटने, अलग होने गुण, विदलन का गुण होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके चाकू जैसे, किससे? चाकू जैसे तेज औजार से काटने पर ये सममितता के साथ में कटते हैं। कैसे करते हैं? सममितता के साथ में कटते हैं, अलग होते हैं। और अलग होने वाली सतह, अलग होने वाली सतह, अलग होने वाली जो सतह होती है, होने वाली सतह जो होती है वो कैसे होती है? चिकनी होती है और सपाट होती है। जैसे मान लो यहाँ से काट रहा है तो ये सतह और ये सतह, कटने वाली सतह यही है, ये है। ये सतह कैसे हो? चिकनी होगी और सपाट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। तो ये ठोस कौन सा हुआ? क्रिस्टलीय ठोस हुआ। और जिसमें ऐसा नहीं होता है, अलग होने वाली सतह खुरदरी, कैसी हो? खुरदरी हो, दरी हो, या अनियमितता करता हो, अनियमितता के साथ अलग होता हो, कटता हो तो उसे से अलग होता हो, ऐसे ठोस क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ठोस होते हैं जो वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं, क्योंकि ये वास्तव में ठोसों का जो गुण होता है वो कणों की निश्चित व्यवस्था बनता है और ये ठोस है वो वास्तविक ठोस कहलाते हैं। इन ठोसों को बोलते हैं आभासी ठोस। क्या बोलते हैं? आभासी ठोस। ठोस की तरह लगते हैं लेकिन वास्तविक रूप में ठोस होते नहीं है। इनको आभासी ठोस कह दो या कहते हैं इन्हें अति शीतल द्रव। क्या बोलते हैं? अति शीतल द्रव कहा जाता है। अति शीतल, बहुत ठंडे द्रव कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा, आप देखेंगे प्लास्टिक है, गर्म करेंगे पिघल जाएगा। कांच भी है तो कांच भी पिघल जाता है। पिघलता नहीं पिघलता है? पिघलता है, क्योंकि आपने देखा होगा, पहले दोनों बातें स्पष्ट करता हूं। आपने एक बार आपने बहुत बार देखा होगा कि आपकी कोई पुराना कोई आपको कोई मान ली कोई खिड़की बनी है, उसमें लगभग लंबा समय हो गया, तो उसकी जो कांच होता है ना, जो कांच खिड़की के पास लगा वो नीचे से मोटे हो जाते हैं, ऊपर से पतले हो जाते हैं। तो हवा आती है तो कांच फट ऐसे फट की आवाज आती है। हवा चलती है तो कभी इधर गिरेगा तो आवाज आएगी नहीं आएगी? ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का साया है वहां पर, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो कांच होता है वो द्रव है, ठोस रूप में है, लेकिन वो आपका द्रव है। वो कौन सा ठोस है? एक इसलिए ठोस है जो तापमान के प्रभाव में जो ताप गिरेगा, ताप गिरने पर क्या होगा? पिघलेगा। क्या होगा? पिघलेगा। और पिघलेगा कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। नीचे आके जमा हो गया तो नीचे से मोटा हो जाएगा, ऊपर से पतला हो जाएगा। तो इसलिए पुरानी इमारतों पर लगे हुए खिड़कियों में कांच होते हैं, वो नीचे से मोटे और ऊपर से कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ये केवल ये रीजन है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? तो ये आंसर कहना कि कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक एक्रिस्टलीय ठोस है जो तापमान के प्रभाव धीरे क्या होते हैं? पिघलते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में वो कांच के जो होते हैं वो आपके नीचे आकर क्या होते हैं? जमा हो जाते हैं। बहना गुण होता है कांच में, द्रव बहना गुण होता है। पिघलेगा तो द्रव बन जाएगा, और द्रव बहना गुण होता है। ये बेल का नीचे आएगा ऊपर आएगा, नीचे आएगा, नीचे आके जमा हो जाएगा, तो नीचे से मोटे और ऊपर से क्या होंगे? पतले होते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अति शीतल, मतलब बहुत ठंडे किए द्रव है भी है तो ठोस रूप में, लेकिन बहुत ठंडा किया द्रव है वो ठोस हो गया है ना, उसे बोलेंगे एक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। समझ गए बात समझने? ठीक है। अब अगली बात समझिएगा कि ये जो होते हैं ना, जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान दो इसमें, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ना ये इनका ये बात हो गई। इसके बाद देखिएगा इसमें जो अगली बात आती है आपके, जो आती है इसमें देखें, इसमें बात और करें तो और करेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। और ये क्रिस्टलीय बात कर रहा हूं मैं, क्रिस्टलीय। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो आपके होते हैं समदेशिक प्रकृति के। ये क्या होता है? समदेशिक विषमदेशिक क्या होता है? अभी समझते हैं क्या होता है, देखिएगा। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ही ना कि क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, ये पता है। जैसे मान लो एक कण ये रहा, ये कणों का व्यवस्था है, ठीक है, मान लेते हैं ये व्यवस्था है, ठीक है। मान लो दूसरा कण ऐसा है, ये आया हुआ है, तो निश्चित कण है कि नहीं? फिर आपस से नीचे ये कण आया हुआ है, फिर ये कण आया हुआ है, ये कण आया हुआ है, ये कण आया हुआ है, ये कण आया हुआ है।
फिर वापस ये कण आया हुआ है, 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 फिर वापस ये कण आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो कणों का क्रम में निश्चित है कि नहीं, तो निश्चित क्रम में तो कौन सा ठोस हो, क्रिस्टलीय ठोस हो। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोसों के जो भौतिक गुण होते हैं, कौन से गुण होते हैं, भौतिक गुण है, इनके मान देखो, जैसे मान लो मैं देखूं तो देखो इसके मान ऐसे देखूं तो क्या होगा, इस दिशा में एक ये कण आ रहा है, एक ये कण आ रहा है, एक ये कण आ रहा है, एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, अलग कण आ रहा नहीं आ रहा है। और यदि ऐसा करूंगा तो क्या आ रहा है, इस तरफ से एक तरफ आ रहा है, इस अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इधर जो मान होगा, इधर जो मान होगा वो एक ही होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग मान होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा, फिर ये बीच में आ गया, फिर ये इधर सब एक समान है, इधर एक समान है, आ रहा नहीं आ रहा ऐसा। ये ऐसे देखो, इसमें से देखो, यदि मान लो आप ऐसे देखते हो, यदि मान लो ये आप ऐसे देखते हो, जैसे मान लो इसमें ऐसे देखते हो, तो एक ऐसा, फिर एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, आ रहा नहीं आ रहा। तो सब दिशा मान एक जैसे आएंगे, अलग आएंगे, अलग मान आएंगे। तो अपन कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बहुत से भौतिक गुण, बहुत से भौतिक गुण कौन कौन से, जैसे मान लो मैं कह देता हूं आपके विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता, उसमें चालकता, वे कहते हैं अपवर्तनांक, 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 इनके मान जो होते हैं ना, ये भौतिक गुण है। देख लेते हैं, वापस बता देता हूं, ये ऐसे, फिर ये और फिर ये अलग आ रहे हैं, और यहाँ पर एक जैसे आ रहे हैं। मान लो इसको कंसीडर नहीं करो, ऐसे कर लो, दो को कंसीडर कर लो, मान लो, ठीक है ना। ऐसा इसमें देखो, एक ऊपर एक ये और एक ये, इधर देख लो बोले, वो सब एक जैसे आ रहे हैं, और यहाँ एकांत क्रम आ रहे हैं, है ना। तो इनके जो इधर इस दिशा में भौतिक गुण और इस दिशा में भौतिक गुण मान एक जैसे होंगे, अलग होंगे, अलग मान होंगे। ये अलग मान होना ये विषमदेशी गुण कहलाता है। किसके मान ये, तो ये क्रिस्टलीय ठोसों के बहुत से भौतिक गुण, जैसे उसमें चालकता है, विद्युत प्रतिरोधकता है, अपवर्तनांक है, इन इत्यादि अनेक भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने आपको प्रतिरोधकता के बारे में तीसरे पाठ में बता दिया था मैंने, ठीक है, चालकता में बता दिया था मैंने। अब शब्द आया अपवर्तनांक। क्या है अपवर्तनांक, क्या होता है अपवर्तनांक? अपवर्तनांक एक पदार्थ का गुण है। पदार्थ कौन सा पदार्थ? पारदर्शी माध्यम के लिए जो एक पदार्थ गुण होता है उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। जैसे जिसमें आर पार देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं अपन आर पार, हम आर पार देख सकते हैं, अभी दिखाई दे रहा हो। जैसे मान लीजिए ये जैसे मान लो देख पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये माध्यम कौन सा हवा का, ये कौन सा पारदर्शी, कौन सा हो गया पारदर्शी माध्यम हो गया, तो हवा का अपवर्तनांक। कांच के आर पार देख सकते हैं, देख सकते हैं, तो कांच का अपवर्तनांक है कि नहीं। सिक्का पानी की बाल्टी में डाल दिया तो सिक्का दिखाई दे रहा है, तो जल में आर पार देख रहे हैं तो जल का अपवर्तनांक। तो जो पारदर्शी माध्यम होते हैं उनका जो गुण होता है उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक होते हैं। तो इनके मान होते हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये गुण कहलाता है, इसका कौन सा गुण कहलाता है? विषमदेशी गुण कहलाता है। और इनमें मान समान प्राप्त होता है। इनमें कौन सा गुण कहलाता है? ये समदेशी गुण कहलाता है। एक बात और है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके उनके शीतलन वक्र, कौन सा वक्र? शीतलन वक्र होते हैं। वो होते हैं आपके ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये तापमान ले लिया और ये समय ले लिया, ठीक है। तापमान और समय का जो अपना वक्र देखा है, तो मान लो पहले ये तापमान इस समय पर ये तापमान है, ठीक है। फिर आगे और अपन जैसे अपन समय बढ़ रहा है तो आपके ये ऐसे कम हो रहा है, फिर ये कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, तापमान शुरू में कम हो रहा है, ठीक है। तो तापमान का संबंध ऐसा होता है, पहले जैसे मान लीजिए कोई जैसे बॉन्ड टूटा, मान लो ये बॉन्ड टूटा, इनके आकर्षण है वो टूटा, तो एक निश्चित बॉन्ड है, इनमें समय निश्चित बॉन्ड ही है। तो पहले मान लो ये बॉन्ड टूटे, ये बॉन्ड टूटे, तो एकदम बिल्कुल ये पूरा यहाँ तक हो गया। फिर वहां कोई नहीं टूट रहा है, कोई टूट रहा है, फिर समय बढ़ रहा है, कोई नहीं टूट रहा है। फिर मान लो हो सकता है ये बॉन्ड टूटे तो एक नीचे गिरेगा। तो वक्र लगातार टूट रहा है या नहीं टूट रहा, लगातार नहीं टूट रहा है, तो ये वक्र कैसा हुआ? सतत है या असतत है? असतत। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यू। क्या बोलते हैं? इनका वक्र होता है असतत होता है, अर्थात इनके शीतलन वक्र, कौन सा वक्र? शीतलन वक्र कहते हैं इसको। ये आपका कैसा होता है? असतत होता है। जबकि एक क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? जैसे मान लो ये कण है, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये यहाँ पर है, ये है, फिर यहाँ पर आया हुआ, ये कोई क्रम फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, सब फिक्स नहीं है। तो ये पहले ये मान लो ये बॉन्ड टूट गया, फिर बाद में थोड़ी देर ये टूट गया, फिर ये टूट गया, ये टूट गया, लगातार टूटते रहेंगे। तो इनका वक्र कैसा आएगा? इनका जो वक्र है
जैसे मान लो तापमान के साथ में ये जो समय वक्र है वो आपके एकदम गिरता वैसा रहेगा, आएगा नहीं आएगा। तो इनके वक्र क्या तो कैसे होते हैं, सतत होते हैं, इन्हें कैसे होते हैं, असतत होते हैं। एक बात और मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कणों की व्यवस्था लंबी दूरी तक एक समान होती है, जैसे ए बी लंबी दूरी समान है, पर वहां हो सकता है क्रिस्टलीय में ए बी फिर ए बी आ गया फिर वन चेंज हो गया, तो थोड़ी दूरी के लिए समान होता है। तो इन्हें बोल सकते हैं क्या था, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो आपके दीर्घ परासी, कौन सी परासी, दीर्घ परासी व्यवस्था वाले होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था वाले होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं, लघु परासी व्यवस्था वाले होते हैं। कैसे होते हैं, लघु परासी व्यवस्था वाले होते हैं। मतलब थोड़ी दूरी तक कणों का जो निश्चित क्रम है ना वो थोड़ी दूरी तक चलता है, उसके बाद में क्या आ जाती है, उसमें विचलन आ जाता है। लेकिन इसमें लंबी दूरी तक कणों की जो व्यवस्था है लंबी दूरी तक एक समान बना रहता है। इस गुण को अपन लंबी दूरी तक एक समान बना हुआ रहता है, इस गुण को, इस जो व्यवस्था को क्या बोलेंगे अपन, दीर्घ परासी व्यवस्था बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, लघु परासी व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगली बात और देखें, तो ये दीर्घ परासी लघु परासी बराबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए सुनो, तो आप मेरे हिसाब से इसमें अंतर समझ गए होंगे। अब मैं शॉर्ट में वापस इसको बता देता हूं क्या क्या है। ठीक है, एक एक शब्द का बात करेंगे। बोलो पहले ज्यामिति, ज्यामिति कैसी है बताओ, निश्चित, ज्यामिति कैसी है, निश्चित, ज्यामिति निश्चित, और इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं, ज्यामिति निश्चित नहीं। दूसरी बात है इनके बाद इस प्रकार के ठोसों में क्या विदलन होता है, क्या विदलन का गुण, विदलन का गुण होता है, यस होता है। काट सकते हैं इनको तो सही कटेंगे, और विदलन गुण नहीं होता है। विदलन का गुण होता है क्या, इसमें नहीं होता है। तीसरी बात है ज्यामिति निश्चित है। ठीक है, अब कणों की लंबी दूरी की व्यवस्था कैसी है, एक जैसी है, अर्थात ये कौन सी व्यवस्था वाले हैं, दीर्घ परासी। कौन सी व्यवस्था वाले हैं, दीर्घ परासी व्यवस्था वाले। ये कौन से हैं, लघु परासी व्यवस्था वाले हैं। बिल्कुल सही बात है। अगली बात करेंगे, चौथी बात, तो बताओ ये कौन से प्रकृति के हैं, विषमदेशी। कैसे प्रकृति के हैं, विषमदेशी प्रकृति के हैं। और ये कौन से प्रकृति के हैं, समदेशी प्रकृति। कौन से प्रकृति के हैं, समदेशी प्रकृति के हैं। ठीक है, अगली बात बताओ, देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें, उनके बारे में कहें तो ये वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और इनके कैसे होते हैं, आभासी। आभासी इंग्लिश में बोलते हैं शूडो। क्या बोलते हैं, शूडो। शूडो के दो यार, शूडो बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है, शूडो। आभासी, या इनको क्या बोलते हैं, अतिस्थितित। क्या बोलते हैं, अतिस्थितित द्रव भी कहा जाता है। नंबर 6 बात और बताइए देखिए क्या है, और अपन क्या कह सकते हैं इसमें, अपन कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें अपन कह सकते हैं कि इनका शीतलन वक्र, कौन सा वक्र, शीतलन वक्र कैसा होता है, इसमें एस कैसा होता है, और उसमें कैसा होता है, सतत होता है। राइट, कितने अंतर, 6 अंतर हो गए। आपको याद रखना है क्रिस्टलीय ठोस और एक ही ठोस में 4 अंतर लिखिए। आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है क्रिस्टलीय और एक ही ठोस में अंतर बताइए। मैंने पूरी चीजें स्पष्ट कर दी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 सवाल अगर बात करते हैं, 2 सवाल आपको अक्सर पूछते हैं बोर्ड में। सवाल क्या है, पहला नंबर सवाल ये होता है, क्या कारण है कि पुराने कांच दूध या बढ़ जाते हैं। आप देखा होगा पुराने कांच जिसमें अपन फोटो देखते हैं, अपन फोटो साफ दिखती नहीं है, साफ करते तो भी साफ नहीं होता है, वो धुंधले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो एग्जांपल पहले बात कर लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल बात करें तो इसमें जो NaCl है, KCl है, हीरा है, ये सभी जो आपके होते हैं एग्जांपल है वो क्या है, इसमें क्रिस्टलीय में है। और एक क्रिस्टलीय एग्जांपल क्या है, आपके रबर है, प्लास्टिक है, रबर है, प्लास्टिक है, और मोम है, रबर प्लास्टिक मोम है, और जितने बहुलक है PVC है, वरना पॉलीयूरेथेन, जो बहुलक जितने बहुलक है पूरे इसमें आते हैं। ठीक है, आप समझिए बात को। कांच है, ये भी इसमें आएगा, कांच है, मोम है, प्लास्टिक है, रबर है ना। ये वास्तव में ठोस नहीं होते हैं। रबर को क्या बोलोगे, ठोस बोलोगे, पूरा ठोस नहीं है ना, फ्लेक्सिबल होता है। प्लास्टिक को ठोस बोलोगे क्या, नहीं बोल सकते। मोम को ठोस नहीं बोल सकते। ठीक है, कांच को भी ठोस नहीं बोल सकते। ठोस कहेंगे तो कौन सा बोलेंगे अपन, एक क्रिस्टल ठोस। ये आभासी ठोस है, कौन सा ठोस है, ये अतिसिद्ध द्रव है। थोड़ा गर्म करोगे ना तो पिघल जाएंगे, क्योंकि बाकी ये आसानी से पिघलेंगे नहीं। जब थोड़ा गर्म करोगे प्लास्टिक पिघल जाएगी। भाई आप प्लास्टिक का कोई बाल्टी थोड़ा मान लीजिए, आप
आपके तापमान संपर्क होंगे तो प्लास्टिक बाल्टी क्या होती है, खराब हो जाती है ना, ठीक है। फिर मोम वही पिघल जाते हैं, तापमान पूरी पिघल जाती है, रबर भी खराब हो जाता है, कांच में, सब ये चीजें है ना, ये कैसे लगते हैं, ठोस है, इसलिए इनको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभास होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मरीचिका वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने, जैसे है ना वो रेगिस्तान में है ना, ठीक है ना, तो ये आभासी ऐसे आभासी है। इनको बोलते हैं अति शीतल, अति मतलब बहुत ज्यादा, शीतल मतलब ठंडे किए, बहुत ज्यादा ठंडे किए हुए क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ये ठोस, कौन सा ठोस? एक्रिस्टलीटोस जो होते हैं, ठीक है। अब बात करते देखिए, सवाल था अपना कि कांच जो होता है वो कैसा होता है, एक्रिस्टली कैसा होता है, एक्रिस्टलीटोस होता है। अब उसको अपन हल्का तापमान कम होगा ना तो पिघलेगा, क्या होगा, पिघलेगा, पिघलेगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। अब सुनो, क्रिस्टली एक क्रिस्टल ठोस जब आपके गर्म किया, पिघल गया, कांच पिघल गया, फिर ठंडा होगा ना तो किस बदल जाएगा, क्रिस्टलीय। ये कैसा होता है, स्थायी कैसा होता है, स्थायी, इसलिए वो स्थायी रूप में जम गया। तो जम गया तो जो लेयर आपके ऊपर जमी ना वो लेयर परमानेंट हो गई। तो एक लेयर कांच में से दिखने वाला था, फिर उसमें लेयर अगर उस जम गई तो फिर अपन स्पष्ट देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। इसलिए पुराने जो कांच होते हैं वो कैसे होते हैं, दूधियापन, कैसे लिए होते हैं, दूधियापन लिए होते हैं, या उनमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, ये कहानी ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 बात, पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे हुए कांच नीचे से मोटे ऊपर से पतले होते हैं, समझिए बात को। क्योंकि कांच कैसा होता है, आपका अति शीतल द्रव है, जो तापमान के प्रभाव में क्या होता है, पिघलने लगता है, और पिघलेगा तो क्या होगा, फिर नीचे आके ठंडा होगा, ठंडा होगा नीचे से आगे जमा हो जाएगा, नीचे से मोटे ऊपर से पतले हो जाएंगे, पिघल नीचे आएगा। ये एक दिन में प्रक्रिया नहीं है, आप देखोगे ये 100 साल 50 साल 100 साल 150 साल लगने पर बाद में ऐसी प्रक्रिया। आप ये सोचते हो आज कांच को रख दिया, धूप में रख दिया, पिघलता है, मोटा होता है, ऐसा नहीं है। बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत धीमी गति से इनका फ्लो होता है, ठीक है। ये कौन सा, एक्रिस्टलीटोस। आई होप समझ गए होंगे क्रिस्टल एक्रिस्टलीटोस में अंतर क्या है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, लेबोरेटरी में पहचान करनी है क्रिस्टलीय पदार्थों की, तो दानेदार रूप में जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलीटोस होते हैं। जैसे चीनी है क्रिस्टलीय, नमक आपके कॉपर सल्फेट है क्रिस्टलीय, जिसमें जल के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं वो भी आपके क्रिस्टलीय शामिल होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट। जैसे मान लो मैं कह दूं कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, इसको बोलते हैं नीला थोथा, क्या बोलते हैं, नीला थोथा बोलते हैं, ठीक है, थोथा बोलते हैं। ये 5 मॉलिक्यूल जब जुड़े हुए हैं तो क्रिस्टल रूप में, बेसिकली सामान्य रूप में देखें तो ये क्रिस्टल रूप में आपको कंसीडर होगा। और देखें तो मैं कहूंगा मोर लवण, कौन सा लवण है, मोर लवण, जो आपके टाइट्रेशन में काम आएगा, आपके टाइट्रेशन में जब सूत्र होता है इसका FeSO4 FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O, ये भी 6 जुड़े हुए जल के जुड़े हुए कि नहीं, तो ये भी कैसा क्रिस्टलीय है। एक फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये फिटकरी, इसको पोटासियम भी कहते हैं। ये भी आपका कैसा ठोस है, आपका एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, ये भी है। एक आर्नलाइट है, इसका नाम है पोटासियम, क्या नाम है, पोटासियम भी कहते हैं, इसको फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है, फिटकरी भी कह दीजिए, इसको फिटकरी भी कहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। सॉल्ट में इसका नाम है FAS, क्या नाम है, FAS, ये FAS नाम है इसका। और बात करें तो इसमें अपन देखते हैं तो एक और भी है, जैसे मान लो मैं कहूं KCl.MgCl2.6H2, इसका नाम है कार्नेलाइट, क्या नाम है, कार्नेलाइट है। ये भी क्या है आपका, ये भी क्या आपका क्रिस्टलीय ठोस है, जिनमें जल के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, वो सब के सब कैसे हैं, चाहे आपके और क्रिस्टलीय, दानेदार है, पहचान है। जो पीसा और रूप में है वो कैसे आपके एक्रिस्टलीय, ठीक है। अब सुनो, मैं एक सवाल देता हूं, देखो फिर कह रहा हूं, जितने बहुलक है पूरे कैसे हैं, एक्रिस्टलीय, कैसे हैं, एक्रिस्टलीय। NaCl जितने आयनिक ठोस है बेसिकली वो किसमें आएंगे, क्रिस्टलीय। मैं एग्जांपल देता हूं, बताना है आपको, NaCl है, KCl है, CaCl है, ये सब कैसे हैं, क्रिस्टलीय, कैसे हैं, क्रिस्टलीय है, ठीक है। और आपके हीरा है, ये क्रिस्टलीय है, ठीक है। और आपका नेपथलीन है ना, नेपथलीन है ना, नेपथलीन। और आपके फिर देखो पॉली, उधर आपके देखो तो PVC है, पॉलीयूरेथेन है, PVC पॉलीयूरेथेन हो गया। ये जितना बहुलक जो है, जो बहुलक है जिसमें पॉली नाम आता है, क्या नाम आता है, पॉली नाम आता है, पॉली। पॉली मतलब बहुत सीखा है, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत। चैप्टर पढ़ेंगे अपना अध्याय नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नाम बहुलक, इसका नाम ही है पॉलीमर, क्या नाम है, पॉलीमर है। तो वहां पर पूरा पढ़ेंगे, तो जहां पॉली लगा वो पूरे कैसे है, एक्रिस्टलीय है। कांच, रबर, प्लास्टिक, मोम, ये सब कैसे हैं आपके, एक्रिस्टलीय है, ठीक है।
तो अभी तक जो पोर्शन कवर किया है एक बार संक्षेप वापस करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर देखिएगा। ठीक, अब देखो आगे चैप्टर और आगे स्टार्ट हो रहा है। अब आप वास्तविक रूप में आप समझिए बात को थोड़ा। इस चैप्टर की एक विशेष बात है कि इस चैप्टर में आपकी इमेजिनेशन पावर है वो थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि चैप्टर को समझने के लिए कुछ विजुअलाइज करना पड़ेगा कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ये है, इसमें हो तो क्या होगा, वो हो तो क्या होगा। अब समझ ध्यान से समझिएगा। देखें